बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिक अली आप लोग के साथ फिर हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा टेस्ट जो हमारा हो चुका है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, उसकी डिटेल डिस्कशन के बारे में हमारा ये सेशन चलेगी, ठीक है। लेकिन मैं ये बात पहले से बता दूं कि हमारे पास जितने लोग टेस्ट सेशन के अंदर जो मोर देन 300 स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल्ड है या इनरोल्ड नहीं है, इस टेस्ट का जो पहला सेक्शन है ये हम यूट्यूब पे डालेंगे ताकि कोई इनरोल्ड है या नहीं है, ताकि इन सबको इसका फ़ायदा हासिल हो। और इंशाल्लाह इसमें जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो समझते हैं कि हम सर से डिस्कशन करना चाहते हैं या हम सर की प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं या ओवरऑल जितनी भी हमारी कोर्सेज है उसके अंदर वो आने चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। तो उस वजह से हमारी टीम ने ये डिस्कस की है कि ये जो पहला सेक्शन है ये हम यूट्यूब पे सबके लिए फ्री करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन। अ लेडी विद हिस्ट्री ऑफ यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम नाउ सफर फ्रॉम किडनी स्टोन। इसको क्या हुआ है? किडनी स्टोन। आफ्टर एग्जामिनेशन द पेशेंट इज डायग्नोज्ड एज सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिफेक्ट, which is वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज इन अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे दो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर करनी है। एक तो फीमेल को जनाब क्या है, देयर इज किडनी स्टोन, ठीक है जी, नेफ्रोलिथिएसिस। और साथ में फिर ऐसी किडनी स्टोन है जिसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स जो है वो साथ साथ आ रही है। और वो कहते हैं कि इस पेशेंट के अंदर अगर जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से किसी अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट में मसला है तो उसके अंदर कौन सी किडनी स्टोन है जिसकी लेवल ज़्यादा हो सकती है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये तो बताता चलूँ कि किडनी के अंदर जो स्टोन बनते हैं उसमें कैल्शियम फास्फेट स्टोन है, इवन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन भी होते हैं, ठीक है जी। तो कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ये किडनी के अंदर बनते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोन जो होते हैं इनको हम मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन कहते हैं। ये जो मैप स्टोन है मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, इसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं स्ट्रू वाइट स्टोन। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रू वाइट स्टोन भी कहते हैं। फिर इसके बाद है थर्ड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड स्टोन। तो देखिए क्लिनिकली हम इन स्टोन्स के बारे में ज्यादा जो है वो जानते हैं। इसके साथ अगर हम चौथे नंबर पे बात करते हैं कि विच स्टोन इज कॉमन, दैट इज कॉल्ड ऑफ सिस्टीन स्टोन, ठीक है जी। तो प्लीज आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि किडनी के अंदर कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन हो सकते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन जो स्ट्रूवाइट स्टोन है वो भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड स्टोन और साथ में सिस्टीन स्टोन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो होने पे सबसे जो लीस्ट कॉमन है वो सिस्टीन स्टोन है, बट दिस स्टोन हैज अ स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन विद जेनेटिक्स। तो जब भी किडनी स्टोन के ऊपर बात आती है जेनेटिक डिफेक्ट की तो आप लोग सब भूल जाए, यू पीपल मस्ट रिमेंबर सिस्टीन स्टोन। अब वो कहते हैं कि यूरिन के अंदर किस चीज़ की लेवल जो है वो बढ़ेगी। लेकिन जब सिस्टीन स्टोन बनती है या सिस्टीन के अंदर मसल आती है तो उसमें जो अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट करता है वो चार अमाइनो एसिड है जिसको हम कहते हैं COLA, दैट इज कॉल्ड कोला। अब कोला के अंदर C स्टैंड फॉर सिस्टीन, O स्टैंड फॉर ऑर्निथीन, L फॉर लाइसिन एंड A फॉर अर्गिनिन। मैं एक दफा अगर इसको रिवाइज करूँ तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, सिस्टीन, ऑर्निथीन, लाइसीन एंड आर्गिनिन। अब अगर इन चारों में से कोई भी यूरिन के अंदर आ जाए तो समझ जाए कि वो सिस्टीन स्टोन है जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे देखे हम सी को ढूंढेंगे, इसमें सिस्टीन नहीं है, नो। फिर ओ मीन ऑर्निथीन ढूंढेंगे, वो भी नहीं है। लेकिन अगर आप एल देखेंगे लाइसीन तो वो बी नंबर पे है। तो इसका मतलब जहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट के ऊपर किडनी स्टोन का पूछा जाए तो इन चारों में से कोई ना कोई वो ऑप्शन दिया होगा और वो यूरिन के अंदर इंक्रीज होगी, ठीक है जी। दैट इज व्हाट यू पीपल मस्ट नो फ्रॉम द MCQ नंबर वन। फिर इसके बाद आते हैं MCQ नंबर टू, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट वन। MCQs नंबर टू के अंदर क्या कहते हैं? अ 30 year old वुमेन गिव्स बर्थ टू अ टर्म इन्फेंट। टर्म इन्फेंट का मतलब होता है कि ये मेच्योर मीन, या इसको हम कहते हैं टर्म मीन मेच्योर बर्थ। मेच्योर बर्थ ये है कि टाइम पे जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, लेकिन इसमें राइट ट्रांसवर्स सिंगल पाल्मर क्रीज है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लू, क्योंकि जो पाल्मर क्रीज है ये हमारे पास बच्चों के अंदर ज्यादा होते हैं। बट अगर एक पाल्मर क्रीज हथेली के अंदर एक लाइन है
दैट विल बी अ क्लू टुवर्ड सम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। लेकिन इसके साथ साथ लो सेट ईयर, ओब्लिक पल्पेब्रल फीचर एंड हार्ट मर्मर एंड मेंटल रिटार्डेशन। नाउ यहाँ पे आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड ट्राइएड। ट्राइएड इज एनी कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। तो आप लोगों को मैं अभी तीन चीजें बता रहा हूँ, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नंबर वन, आप लोग याद रखें कि ऐसी क्रोमोसोमल एनोमली जिसके अंदर सिंगल पाल्मर क्रीज हो, मतलब नॉर्मली जो पाम है, हाथ है, हथेली है, इसमें ज्यादा लाइनिंग की बजाय एक लाइन हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल पाल्मर क्रीज। इसी के साथ साथ अगर मेंटल रिटार्डेशन आ जाए, क्या आ जाए, मेंटल सबनॉर्मेलिटी या मेंटल रिटार्डेशन आ जाए, और साथ में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, इसमें कभी कभार ईएसडी, वीएसडी या कार्डियक मर्मर्स आते हैं, जहाँ पे यहाँ पे लिखा भी है। तो दीज थ्री थिंग्स टुगेदर, अगर वो ऐसे माँ की बच्चा है, मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें मदर की एज 35 प्लस है, तो जितनी माँ की एज बढ़ती जाएगी एडवांस एज के साथ, अगर किसी क्रोमोसोमल एनोमली का ग्रेट एसोसिएशन है, वो डाउन सिंड्रोम है। और द मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली दैट लीड टू मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। आप लोग लो सेट ईयर को देख के नहीं कह सकते कि एडवर्ड सिंड्रोम है। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर अगरचे लो सेट ईयर जरूर होता है, बट लो सेट ईयर इटसेल्फ अलोन नॉट इनफ फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है जी। तो इसका आंसर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी 21। ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम इट इज अ ट्राइसोमी 18 होता है। फिर पटाउ सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी 13 है। और जो टर्नर सिंड्रोम है ये 45X0 है, ये 6 क्रोमोसोमल इनॉमली होती है। ठीक है जी। तो देखिए एक एमसीक्यूज के साथ आप लोगों के चार चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, A 19-year-old girl present with प्राइमरी एमिनोरिया, मतलब वो कंडीशन जिसमें फीमेल जैसे प्यूबर्टी तक पहुंची है, उसकी मेनार्की ही नहीं हुई, मतलब फर्स्ट टाइम बी मेंसेस नहीं आई, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। ठीक है जी। फिर यहाँ पे शी हैज बिग नेक एंड वाइड कैरियर एंगल एंड शी हैज अ शॉर्ट स्टेचर, मतलब इसकी जो हाइट है वो भी कम है, प्राइमरी एमिनोरिया है और विब नेक है। तो आप लोग मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे कि भाई दैट इज अ क्लू टूवर्ड टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम है, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज टर्नर सिंड्रोम। और आप लोगों को पता है कि टर्नर सिंड्रोम की जो कैरियोटाइपिंग है वो 45X0 है। ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप लोग यहाँ पे दो चीजें जो है वो डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली जब भी केस आती है और उस केस के अंदर मिसाल के तौर पे दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय short stature, web neck, and primary amenorrhea. And if the question also comes streak ovary, think about Turner syndrome, and that is a clue toward chromosomal anomaly. इसकी जो कैरियोटाइपिंग है वो 45X0 होता है। ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड 45X0। तो यहाँ पे इसकी जो डायग्नोसिस है दैट इज कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आई थिंक आई एम एक्सप्लेनिंग एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग इससे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है जी। देखिए, अ 28-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ इजी फटीगेबिलिटी, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन, बट ब्लड सीपी शोज दैट इज HB इज 8, और जब हीमोग्लोबिन लेवल 10 से कम हो जाती है, 12 से, दैट इज कॉल्ड अनीमिया। तो मतलब HB लेवल कम होना ये तो अनीमिया है। बट मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो MCV है, अगर ये 100 से ज़्यादा होगी तो इसको हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और आप लोगों को पता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया को हम मैक्रोसिटिक अनीमिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जब मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक अनीमिया आती है तो हमारे जहन में दो चीज़ें हैं, या तो ये फोलिक एसिड डिफिशिएंसी है या विटामिन B12 डिफिशिएंसी है। लेकिन अब हम आगे देखेंगे अगर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, बिकॉज मतलब देर इज इंक्रीज MMA स्टैंड फॉर मिथाइल मेलोनिक एसिड, अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के साथ आते हैं देन इट इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। और अगर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है बट इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते तो फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। बट यहाँ पे कहते हैं कि देर इज न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया विद न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ऑलवेज थिंक अबाउट कंडीशन इज कॉल्ड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है जी। इसके बाद है अयोटिक डायसेक्शन। जब भी अयोटिक डायसेक्शन आती है इसकी एक वजह जो है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, मतलब कभी कभार अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो वजह है
दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। एंड इफ द पर्सन इज टाल, मतलब टाल है 31 ईयर ओल्ड विद लॉन्ग फिंगर, फिर तो आप लोग समझ जाइए कि लॉन्ग फिंगर, टाल हाइटेड प्लस aortic dissection, a clue toward connective tissue disorder in which chromosome 15 is defective। और इसमें जो जीन का मसला है वो फिब्रिलिन जीन का होता है। तो ऐसा क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, दैट इज फिब्रिलिन जीन डिफेक्ट क्रोमोसोम 15, थिंक अबाउट मार्फन सिंड्रोम। और मार्फन सिंड्रोम के अंदर देर इज अकुलर लेंस डिसलोकेशन, जो लेंस डिसलोकेशन है वो भी हो चुकी है। इन लोगों में विजुअल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं टाल सिंड मतलब इसमें मार्फन सिंड्रोम में जितना बंदा टाल होता है, हाइटेड होता है, तो इसमें बंदा तो ऊपर जाता है ना, टाल बंदा ऊपर जाता है। तो अगर लेंस डिसलोकेशन पूछी जाए किस डायरेक्शन में, इसको सिम्पीरो टेम्पोरल या अपवर्ड डिसलोकेशन, डाउनवर्ड डिसलोकेशन अगर आ जाए वो होमोसिस्टीनीमिया के अंदर होता है, होमोसिस्टीन यूरिया के अंदर होता है, ठीक है जी। फिर after the milk intake, a person present with abdominal bloating, loose stool, that is diarrhea, nausea, flatulence, and abdominal gas. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, क्योंकि जो मिल्क है ना, मिल्क देखें, या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर लैक्टोज होता है। क्या होता है? लैक्टोज। ये लैक्टोज जब इंटेस्टाइन के अंदर आता है ना, दिस लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इसका मतलब ये है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये जो लैक्टोज है कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बाय द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम। क्योंकि लैक्टेज एंजाइम जो इंटेस्टाइनल ब्रुश बॉर्डर है वो रिलीज करती है और ये कन्वर्ट करती है लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब अगर एक बंदा है वो मिल्क लेता है और मिल्क जो है उसके अंदर लैक्टोज है, वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, सो देन लैक्टोज जो है that will be elevated or increased in the intestine, and that will create osmotic pressure and that draw nearby cell water। ये सेल से वाटर ड्रा करेगी, that lead to osmotic diarrhea। तो मिल्क लेने के बाद abdominal bloating, abdominal gases, flatulence and diarrhea। think about lactase deficiency या lactose intolerance, यहाँ पे लेके that is called lactase deficiency। अल्सरेटिव कोलाइटिस अलग चीज है, इसको आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, और इसमें रेड डायरिया होता है। इसमें कोलोन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग होती है, अल्सर। तो रेड डायरिया का मतलब ब्लड स्टूल होता है। सीलियक ट्रू स्प्रू या सीलियक डिजीज, ये ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी है। बीट कंटेनिंग डाइट के ऊपर जो है, जब हम खुराक लेते हैं तो उसके बाद डायरिया होता है, ठीक है। इसमें एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है, ठीक है जी। इसके बाद जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 9-year-old बॉय प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट एब्डोमिनल पेन and red urine, but he had a fever last 3 days and given एंटी मलेरियल। तो जब भी एंटी मलेरियल, देखिए क्लू आप लोगों को एग्जाम के अंदर किस तरह आता है, जब भी आप किसी पेशेंट को क्या दे रहे हैं, एंटी मलेरियल दे रहे हैं, शायद आप एग्जाम में बैठे हैं और वो एंटी मलेरियल ना बताएं, वो कहे कि पेशेंट ने सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक ली है, शायद वो सल्फोनामाइड भी ना बताए, वो कहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इनमें से कोई भी आ जाए, अगर इसके बाद पेशेंट को यहाँ पे रेड यूरिन, रेड यूरिन इसलिए कि हीमोलाइसिस, और जब हीमोलाइसिस होगी द पेशेंट विल बी एनीमिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जितना आरबीसी ब्रेक डाउन होगी तो बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में ब्लड के अंदर ज्यादा, दैट डिपॉजिट ऑन द स्क्लेरा कैन कॉज ऑफ जॉन्डिस। तो इन चीजों के अंदर, इन चीजों की वजह से अगर ये सिम्टम्स आते हैं, देन इट विल बी G6PD डेफिशिएंसी अनीमिया। तो वी हैव टू चेक एंड मेजर G6PD लेवल। इसलिए वो एंटी मलेरियल जो G6PD डेफिशिएंट पेशेंट के अंदर मतलब हीमोलाइसिस की रिस्क को बढ़ा सकती है, दैट इज कॉल्ड प्रेमाक्विन। वो क्या है? प्रेमाक्विन। तो प्रेमाक्विन वो एंटी मलेरियल है जिनका G6PD डेफिशिएंसी पहले से होती है, उन पेशेंट में हम ज्यादातर नहीं दे सकते, ठीक है जी। सो प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद a child present after trauma with joint bleeding, coagulation profile show normal PT and BT but prolonged APTT। तो देखिए APTT जो है इट मैयर इंट्रिंसिक पाथवे, और आप लोगों को पता है कि अगर इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर मसला है तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 12, 11, 9 या 8 का मसला है। लेकिन ऐसा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर जो बच्चों के अंदर कॉमन है, और उसके अंदर क्या होता है, मोस्ट लाइकली क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, तो वो 8 है। तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से नॉर्मल पीटी एंड बीटी, बट व्हाट विल हैपन, दैट विल बी प्रोलॉन्ग एपीटीटी।
और अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी डायग्नोज हो जाए बच्चे के अंदर, तो इसको हम हीमोफीलिया ए कहते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, वो हीमोफीलिया बी है। अगर 11 की डेफिशिएंसी, इसको हीमोफीलिया सी कहते हैं। बट common is clotting factor 8 deficiency, therefore we should focus on hemophilia A. A 55-year-old man suffer from cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver is an end-stage liver disease जिसके बाद liver functional नहीं होता। Toxin will be built, that is ammonia, क्योंकि ammonia convert into urea, that is help in the detoxification and done by the liver। जब लीवर फेलियर है, सिरोसिस है, तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से टॉक्सिन बिल्ड होगी एंड दैट विल डैमेज द ब्रेन। और अगर लीवर प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन डैमेज होगी, तो इसको हम कहते हैं हेपेटिक इनसेफेलोपैथी, दैट इज कॉल्ड ऑफ हेपेटिक इनसेफेलोपैथी। तो ये कहते हैं जब अमोनिया का लेवल ब्रेन के अंदर डेप ज्यादा होगा, तो उसकी डिग्रेडेशन या डिटॉक्सिफिकेशन से जो प्रोडक्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड ग्लूटामीन। ये क्वेश्चन मैंने नम्स के पेपर से ये कॉपी पेस्ट किया है। पीएमडीसी और नम्स ये क्वेश्चन बार बार पूछती रहती हैं, तो प्लीज ये जरूर याद रखें कि जब हेपेटिक इनसेफेलोपैथी में अमोनिया का लेवल इतना बढ़ जाए कि वो हमारे पास ब्रेन को डैमेज करे, तो जो डिग्रेडेशन जो है उस अमोनिया की होती है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनती है, दैट विल इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूटामिन। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, 56-year-old वुमेन विद हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी के अंदर क्या है, दैट इज डीकम्पनसेटेड क्रोनिक लीवर डिजीज। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर लीवर डिजीज है और उसमें कोगुलोपैथी है, तो उसके अंदर जो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, दैट इज विटामिन के, क्योंकि विटामिन के इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम नोन एज इपोक्साइड रिडक्टेस। और अगर इपोक्साइड रिडक्टेस जो है वो हमारे पास बॉडी में डेफिशिएंट हुआ, तो विटामिन के प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं होगी, तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट नहीं होगी, जिसकी वजह से कोगुलोपैथी। तो वो कौन से फैक्टर है जो विटामिन के डिपेंडेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 होता है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट सेशन ये पसंद आ चुका होगा। रिमेनिंग जो 30 MCQs है वो इंशाल्लाह इसके बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन यूट्यूब के ऊपर सिर्फ इतना सेक्शन जाएगा कि एटलीस्ट जो न्यू स्टूडेंट है मेडिकल के अंदर, चाहे वो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, फाइनल ईयर में है, या एनआरई कैंडिडेट्स है, और वो चाहते हैं कि हम प्रॉपर तैयारी करें, लेक्चर्स ले लें, ये तो सिर्फ एमसीक्यू है। अगर वो हमारे लेक्चर विद एमसीक्यू में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर मेडिकल लेक्चर्स प्लेटफॉर्म विल हेल्प यू ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।